ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 3 जेनेटिक्स पार्ट सेकेंड। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके अंदर काफ़ी सारी बातें हमने कवर की। हमने देखा था जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स हेरिडिटी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। आप लोग अक्सर हेरिडिटी जो वर्ड है काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं इसके बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी बच्चे के कैरेक्टर जो होते हैं वो उसके या तो फादर से मैच करते हैं। कभी हम लोग बोलते हैं कि साहब इसके कैरेक्टर मदर से मैच कर रहे हैं। कभी हम लोग बोलते हैं नहीं, इसके कैरेक्टर इसके ग्रैंड पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं। तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं? इसका मतलब है कि अगर इसके कैरेक्टर किसी से मैच कर रहा है दैट मीन्स ये कैरेक्टर वहाँ से इसके तक पहुँचे हैं, या इसके फादर से इसमें आए हैं या इसकी मदर से इसमें आए हैं। तो कैरेक्टर का पेरेंट्स के द्वारा उनके बच्चों तक आना या बच्चों में आना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसी पर हम लोग ये पूरा चैप्टर चलेगा और हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आप लोगों को मैं यहाँ समझाऊंगा। कुछ वन टू वन आप देखते जाइएगा और समझिएगा इसे। मैं पहले बात कर लेता हूँ, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, वही चीज़ मैं वापस से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोगों ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे। देयर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। जो ये पी प्लांट था उसके जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। पी प्लांट का नाम क्या था? बायोलॉजिकल नेम पाइसम सटाइवम। क्या था इसका नाम? पाइसम सटाइवम। तो ये जो आपके पी प्लांट था, इस पी प्लांट के कुछ 7 कैरेक्टर थे। उन 7 कैरेक्टर को हम लोग एक एक करके समझेंगे और फिर मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इनको डिनोट कैसे किया जाता है, क्योंकि इनको अभी मुझे आगे यूज़ करना है। तो इनको पहले डिनोट करने का तरीका भी अपन समझ लेंगे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे, फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो हम लोग ले लेते हैं जैसे शेप ऑफ सीड। सीड का शेप कैसा है। फिर जो सेकेंड कैरेक्टर हम लेंगे दैट इज कलर ऑफ सीड। क्या हो जाएगा? कलर ऑफ सीड। फिर थर्ड हम लोग लेंगे दैट इज शेप ऑफ पॉड। क्या लेंगे? शेप ऑफ पॉड। फिर फोर्थ हम लोग लेंगे कलर ऑफ पॉड। कलर ऑफ पॉड। फिफ्थ कैरेक्टर हम जो लेंगे कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर। सिक्स्थ कैरेक्टर लेंगे पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर। और सातवां कैरेक्टर जो था वो क्या था? दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट। अब आप देखें इसमें जो ये सातों कैरेक्टर थे इनके दो फॉर्म थे। तो एक फॉर्म को डोमिनेंट माना गया। ये सब एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला था, पहले नहीं, बट जब पता चल गया तो इन्हें 2 कैटेगरी में बांट लिया गया। हम पहले ही पढ़ रहे हैं इसको, डोमिनेंट। और दूसरा जो है वो है इसका रेसेसिव फॉर्म। क्या था? रेसेसिव फॉर्म। तो अब इसको हम 2 पार्ट के अंदर समझेंगे कि कौन सा कैरेक्टर कौन से में आता है, डोमिनेंट में आता है या रेसेसिव में आता है। ठीक है, ये टेबल आप लोग भी समझ लीजिएगा इसे अच्छे से। और मैं इनके लिए कुछ लेटर्स दूंगा जिन लेटर के द्वारा इन कैरेक्टर को हम डिनोट करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले शेप ऑफ सीड। तो सीड 2 फॉर्म में पाए जाते थे। तो उसमें से एक फॉर्म था राउंड और दूसरा फॉर्म था रिंकल। क्या था? राउंड और रिंकल। फिर कलर ऑफ सीड। सीड का जो कलर है उसमें डोमिनेंट जो था, हालांकि हमको रेगुलर में जो मिलता है वो ग्रीन मिलता है, बट डोमिनेंट जो है वो उसका येलो कलर है। और रेसेसिव जो है वो है आपके ग्रीन। इसके बाद आपके शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड में 2 पैटर्न है, उसमें से एक है इन्फ्लेटेड और दूसरा जो है वो है आपके कंस्ट्रिक्टेड। क्या बोलते हैं इसको?
कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये कैसा होता है, ये इस तरीके से पूरा आपके फैला हुआ रहता है, बट ये जो होता है ये थोड़ा सा आपके जो कवर होता है वो इस पैटर्न में हमको दिखता है, दबा हुआ रहता है, छोटे छोटे सेक्शंस हमको नज़र आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। इसके बाद कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड में ग्रीन इज द डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव। क्लियर। इसके बाद आपके कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कलर में एक था आपका वॉयलेट कलर, क्या था, वॉयलेट, और रेसेसिव में जो था वो था वाइट। पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक था आपके डोमिनेंट में जो था वो था एक्सियल, और रेसेसिव में जो था वो था टर्मिनल। और हाइट ऑफ प्लांट में टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ या शॉर्ट आप कह लो इसको, ठीक है, ड्वार्फ या शॉर्ट, ये आपके हो गया रेसेसिव कैरेक्टर। अब इस तरीके से जो 7 कैरेक्टर हैं इनको डिनोट कैसे करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना डिनोटिंग के लिए जो लेटर लिया जाएगा इट विल बी ऑलवेज द फर्स्ट लेटर ऑफ डोमिनेंट फॉर्म। डोमिनेंट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी के पहले लेटर से हम लोग रेसेसिव को डिनोट, और डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों को डिनोट करते हैं। कैसे होता है, तो फर्स्ट लेटर ये जो है इसका यूज होगा इन दोनों के लिए, तो कैपिटल आर इज फॉर राउंड एंड स्मॉल आर इज फॉर रिंकल। क्लियर, इसमें कैपिटल केस और स्मॉल केस इन दोनों का यूज किया जाता है। तो कैपिटल केस हमेशा डोमिनेंट के लिए होता है और स्मॉल केस जो लेटर है वो आपके रेसेसिव फॉर्म के लिए होता है। येलो के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए हो जाएगा स्मॉल वाई। क्लियर। इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई और कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई। ग्रीन के लिए कैपिटल जी, येलो के लिए स्मॉल जी, वायलेट के लिए कैपिटल वी और वाइट के लिए स्मॉल वी, एक्सियल के लिए कैपिटल ए और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए, एंड टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। सो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से इनके लेटर को सिलेक्ट किया गया। लेटर इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ डोमिनेंट फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म, हर कैरेक्टर का जो डोमिनेंट फॉर्म है उसका पहला लेटर ही डोमिनेंट रेसेसिव को डिनोट करने के लिए काम में आएगा। कैपिटल में लिखते हैं तो डोमिनेंट हो जाता है, और उसी लेटर को जब स्मॉल में लिखते हैं तो वो रेसेसिव हो जाता है। क्लियर चीज। तो इस तरीके से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे वो इन्होंने लिए थे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे मेंडल्स के जो लॉ है उन लॉ के बारे में। मेंडल ने जो लॉ दिए उन्हें कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उनको, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझने की कोशिश करोगे तो बड़े आसानी से ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो मेंडल के लॉ है उन्हें हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, या फिर हम लोग उसे शॉर्ट में मेंडलिज्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेंडलिज्म। ठीक है, तो ये मेंडलिज्म, और अब इसमें 3 लॉ थे, उन तीनों लॉ के नाम समझ लो। जैसा नाम है वैसे उसका स्टेटमेंट भी है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत इजी वे में समझ में आएंगे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर। दूसरा जो लॉ है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या फिर इसी लॉ को एक नाम और मिला है, क्योंकि इसी लॉ के अंतर्गत एक चीज और आ जाती है, और उसके आधार पे इस लॉ को कहा जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्लियर, प्योरिटी ऑफ गैमेट।
फिर थर्ड इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो समझ लें कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म के अंतर्गत ये तीन लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसे बोलेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, या फिर तीसरा जो है इसको क्या कह सकते हैं, तीसरा जो लॉ है उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरीके से ये तीन लॉ हो जाते हैं। हल्का सा मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि ऐसे इन लॉ को हम लोग जो हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किए थे, अलग अलग तरीके के मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनके द्वारा समझाए जाते हैं। अब ये जो तीनों लॉ है वो हम लोग किसी न किसी हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हमको समझाना है। तो पहले दो लॉ हैं उनको समझाने के लिए हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस का यूज कर सकते हैं। किसका? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हम इस थर्ड लॉ को नहीं समझा सकते। तो थर्ड लॉ को समझाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? क्योंकि यहाँ कम से कम दो कैरेक्टर मुझे लेकर के स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस लॉ को समझा पाऊंगा। यहाँ पर मैं इसे सिंगल कैरेक्टर की स्टडी के साथ भी इस बात को समझा सकता हूँ। क्लियर चीज? तो इस तरीके से आपके ये तीनों लॉ के नाम आप याद कर लें। मैं यहाँ पर एक छोटे छोटे वर्ड बता दूँ। डोमिनेंस एक तरीके से जो पावरफुल है उसका राज होता है, सीधी सी है। अब देखिए किस तरीके से होगा वो मैं आगे बताऊंगा। सेग्रीगेशन, अलग होना, बढ़ जाना, एक दूसरे से अलग होना। वो प्योरिटी ऑफ गैमेट, सीधा सीधा है गैमेट का प्योर होना। अब ये कैसे है सब आगे समझेंगे। और इसके साथ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब भी कोई चीज़ का बंटवारा होता है तो दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, किसी का किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है? तो अब ये समझेंगे कि ये सब कैसे है। ये सारी बातों को एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या लेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो क्या मतलब समझ सकते हो आप? स्टडी विथ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर आपको लेना पड़ेगा। अब 7 कैरेक्टर थे, उसमें से कोई एक कैरेक्टर आप चूज कर ले जिस पे स्टडी करना चाहते हो। मान लो वो कैरेक्टर मैंने ले लिया हाइट। ठीक है? हाइट कैरेक्टर पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है हमारा चलेगा किसके ऊपर? आपके हाइट के ऊपर। अब आप समझें कि ये कैसे होगा। तो पहला स्टेप जो आएगा, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। तो प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन, प्योर पेरेंट प्लांट, तो प्योर पेरेंट प्लांट लेने पड़ते हैं। तो प्योर पेरेंट प्लांट दो, फर्स्ट पेरेंट आपका एक आएगा दूसरा सेकंड पेरेंट। अब ये प्योर पेरेंट प्लांट कैसे लिया जाता है मैं आपको बता दूं। जब किसी पौधे को आप एक प्लांट को उसका उसी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करा करके जब उसका नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करते हैं, तो उसके कैरेक्टर जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में जो पौधा आएगा, इसके कैरेक्टर अगर इससे मैच कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर की आप स्टडी करना चाहते हो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो कैरेक्टर अगर उसके जैसा आ रहा है, फिर इसको क्या करो, वापस से सेल्फ पॉलिनेशन करो, फिर देखो इसका कैरेक्टर क्या आएगा, फिर इसके जैसे ही आएगा। मतलब आप इसे बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएं और 5-6 जनरेशन तक अगर इसके कैरेक्टर में वो चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर उसमें क्या है, प्योर पैटर्न में या प्योर फॉर्म में है। तो इसी तरीके से 2 पेरेंट प्लांट लेने पड़ेंगे जो प्योर कैरेक्टर वाले हो। तो प्योर हाइट के 2 फॉर्म है, एक होगा आपका प्योर टॉल और एक होगा प्योर शॉर्ट। प्योर टॉल और एक होगा प्योर शॉर्ट। अब आप समझे, प्योर टॉल का मतलब पेरेंट प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर के पेयर होंगे, एलील पेयर होगा, वो कैपिटल टी के फॉर्म में होगा, क्योंकि इसको इसके पेरेंट से मिले होंगे, तो दोनों मदर फादर से कैपिटल टी ही मिला होगा। प्योर शॉर्ट, प्योर ड्राफ्ट, इसका मतलब इसके अंदर दोनों एलील क्या होंगे, स्मॉल टी के पैटर्न।
समझ में आ गई बात। ये हो गया पेरेंट जो है प्लांट है उनके एलील पेयर दोनों होमोजाइगस फॉर्म में होंगे। ध्यान रखना, प्योर पेरेंट प्लांट का मतलब होमोजाइगस एलील पेयर। अब आपके नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि इनका क्रॉस करवाना है, तो आपके क्या होगा, क्रॉस करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट बनाने, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, हमेशा गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इससे 2 गैमेट बनेंगे, इससे भी कितने बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे। इससे बनेगा वो कैपिटल टी का गैमेट, इससे बनेगा वो स्मॉल टी का गैमेट। अब आपके इन दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएगा, मान लो इसके कोई भी एक गैमेट इसके किसी एक गैमेट से क्रॉस करेगा, तो पहली कंडीशन मैंने मान ली इसका क्रॉस इसके साथ हुआ, तो रिजल्ट में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लो ये वाला इसके साथ क्रॉस नहीं होके इसके साथ हो जाता, तो ये इसके साथ ले लिया हमने, इसका इसके साथ क्रॉस कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लो ये वाला क्रॉस नहीं करके इसका क्रॉस होता है इनमें से, तो मान लो ये इसके साथ क्रॉस हुआ, रिजल्ट में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और मान लो ये इसके साथ नहीं होकर के इसके साथ क्रॉस कर जाता, तो रिजल्ट आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ यू कैन सी, ये आपके जो जनरेशन, ये जो पौधे मिले, दे आर F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्लांट। ये क्या हो गए, फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्लांट। अब फर्स्ट फिलियल जनरेशन है तो इसके आप बता सकते हो, एक तो इसका फिनोटाइप बताओगे, दूसरा आप बताओगे इसका जीनोटाइप, कि भाई फिनोटाइप में कैसे दिख रहे हैं और जीनोटाइप में कैसे दिख रहे हैं। रेशियो बनेगा तो रेशियो भी निकाल लेंगे इसका, अगर अलग हुए तो रेशियो भी निकालना पड़ता है, अगर कैरेक्टर अलग अलग आते हैं तो रेशियो निकाल लें, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखें फिनोटाइप में कैसा दिखेगा, ये बाहर से दिख रहा था टॉल, ये भी बाहर से कैसा दिख रहा था, पौधा दिखने में टॉल था, ये भी दिखने में कैसा था, ये भी टॉल था, ये भी दिखने में कैसा था, ये भी टॉल था। अब आप देख लें, जब मैंने प्योर और शॉर्ट का क्रॉस करवाया है, रिजल्ट में मुझे सारे पौधे टॉल मिल रहे हैं। इसका मतलब ये शॉर्ट कैरेक्टर यहाँ पर सप्रेस हो चुका है, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसी कारण इन्होंने कहा टॉल इज डोमिनेंट, टॉल को इन्होंने क्या मान लिया, डोमिनेंट फॉर्म मान लिया। क्लियर, ये बन गया टॉल डोमिनेंट, और जो यहाँ नहीं दिखा उसे उन्होंने क्या मान लिया, रेसेसिव। क्लियर, इस तरीके से डोमिनेंट और रेसेसिव का आइडिया लगाया गया था, पता लगाया गया था। तो कुल मिला के ये हुआ कि जब डोमिनेंट क्रॉस टू रेसेसिव, F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपके शो होगा, और इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पहला है, उन्होंने कहा कि जब डोमिनेंस का क्रॉस रेसेसिव के साथ होता है तो F1 जनरेशन में हमेशा क्या आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, और जो कैरेक्टर छुप जाता है वो होता है आपका रेसेसिव। अंदर भी आप देखें, अब ये टॉल तो है, लेकिन जब मैं जीनोटाइप की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज टॉल बट दिस इज कॉल्ड योर हेट्रोजाइगस टॉल। ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस टॉल। समझे, इसमें भी बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम हेट्रोजाइगस टॉल। इसको भी बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम हेट्रोजाइगस टॉल। और इसको बोलेंगे तो भी क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल। इसका मतलब अब आप देख लें, टॉल है लेकिन टॉल में भी मैंने उसका जेनेटिक पैटर्न बताया, और जेनेटिक पैटर्न बताया तो क्या बताया, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, वो बताना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया हेट्रोजाइगस टॉल, क्योंकि सारे हेट्रोजाइगस है। तो इस तरीके से फिनोटाइप और जीनोटाइप पता किया जाता है। फिनोटाइप जो होता है सिर्फ बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से हेट्रो होमो पता नहीं चलता। जब जीन की स्टडी करोगे तो पता चलेगा वो हेट्रो या होमोटाइप का है। तो ये जेनेटिक स्टडी करने के बाद पता चला कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, तो ये स्टडी करने पर आपके पता चलेगा कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है या नहीं है। क्लियर चीज। तो इस तरीके से आपके फिनोटाइप और जीनोटाइप की हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो। क्लियर चीज। चलिए, तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये F1 जनरेशन से F2 कैसे प्राप्त किया जाता है। क्लियर, तो वो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा।
तो अब हम लोग देखेंगे कि F1 जनरेशन से F2 जनरेशन कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 से F2 कैसे प्राप्त होती है वो देखते हैं। तो F1 का जो रिजल्ट आया, F2 बनाने के लिए F1 के रिजल्ट का इसी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा सेल्फ क्रॉसिंग कराना पड़ेगा। तो F1 के रिजल्ट जो थे, F1 के जो प्लांट आए थे F1 जनरेशन के अंदर, वो किस तरीके के थे, क्या जेनेटिक कंपोजिशन था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इसी के साथ क्रॉस कराना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसी के साथ क्रॉस होंगे। क्लियर, इनको इसी के साथ क्रॉस कराना है, तो करा के देखते हैं और क्या रिजल्ट आता है वो समझते हैं। चलिए, तो ये पहले अपन ले लेते हैं F1 जनरेशन के प्लांट। F1 जनरेशन में कौन कौन से हैं आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका फर्स्ट पेरेंट हो गया, और इसका इसी के साथ तो उसको सेकंड पेरेंट आपको मानना पड़ेगा, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो आएगी गैमीटोजेनेसिस। क्या आएगी, गैमीटोजेनेसिस। क्लियर। तो गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमीट बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये एलील पेयर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एक एलील इसमें आएगा, दूसरा एलील इसमें आएगा। ऐसा क्रॉस इसमें भी होगा। क्रॉस क्या, गैमीटोजेनेसिस जो है वो इसमें भी होगा। कैपिटल टी यहाँ, स्मॉल टी यहाँ, दोनों एलील पेयर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब इनका होगा आपस में क्रॉस। अब फर्टिलाइजेशन कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन करा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मान लो ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ फर्टिलाइज होता है, तो आपके रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट में आपको मिल जाएगा कैपिटल टी। क्लियर। अगर ये इससे क्रॉस नहीं हो करके ये वाला गैमेट इसके साथ क्रॉस हो जाता, तो आपका प्लांट का कैरेक्टर कैसा होता, तो इसके अंदर कैरेक्टर जो आते कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में आते। फिर आपके अगर ये गैमेट इनसे फर्टिलाइज नहीं होता, मान लो इस पेरेंट वन का ये वाला गैमेट इनसे किसी में से फर्टिलाइज होता, तो मान लो ये इससे फर्टिलाइज होता, तो आपका रिजल्ट क्या बनता, तो रिजल्ट बन जाता कैपिटल टी। और अगर ये इससे फर्टिलाइज हो जाता, तो आपका रिजल्ट क्या आता, तो आपका रिजल्ट आ जाता स्मॉल टी। अब आप देखें यहाँ पर, एक मिनट, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देखें आपका रिजल्ट क्या आया। तो आपके रिजल्ट के अंदर आप अगर एनालाइज करें तो हम दो तरीके से एनालाइज करते हैं। मैंने आपको बताया पहला हम लोग एनालाइज में क्या बताते हैं, फिनोटाइप। क्या बताते हैं, फिनोटाइप। और दूसरा हम लोग क्या बताते हैं, हम बताते हैं जीनोटाइप। तो हमको ये दो तरीके से रिजल्ट का एनालिसिस करना है। ये जो प्लांट है ये कौन सी जनरेशन हो गई, दिस इज योर F2 जनरेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। ठीक है, दिस इज द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आप देखें फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है। ये कैसा दिखेगा, ये बाहर से दिखने में आपके टॉल होगा, ये भी बाहर से दिखने में कैसा होगा, ये भी दिखने में टॉल होगा। ये दिखने में कैसा होगा, ये भी फिजिकली टॉल दिखेगा। ये दिखने में कैसा होगा, ये फिजिकली दिखने में शॉर्ट होगा। मतलब इन चार पॉसिबल कंडीशन में हमें दो ही अलग अलग पैटर्न नज़र आए, टॉल और शॉर्ट। तो अब आपका इससे एक रेशियो तैयार हो जाता है, टॉल रेश टू शॉर्ट का। क्या रहेगा, टॉल रेश टू शॉर्ट। क्या रेशियो बनेगा वो, तो टॉल कितने हैं, तो टॉल है आपके 1, 2 और 3, तो 3, और शॉर्ट कितने हैं 1, तो रेशियो हो गया 3:1। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 3:1। अब जीनोटाइप रेशियो समझते हैं। जीनोटाइप में क्या है, ये आपके किस तरीके का है, ये टॉल तो है बट जेनेटिक कंपोजिशन के हिसाब से इसे बोलेंगे तो इट इज़ योर होमोजाइगस टॉल। ये होमोजाइगस टॉल है।
इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हेटेरोजाइगस टॉल, है ना, टॉल तो है लेकिन किस टाइप का है, हेटेरोजाइगस टॉल। ये कैसा है, तो ये भी आपका हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। और ये कैसा है, ये आपके होमोजाइगस शॉर्ट, होमोजाइगस शॉर्ट। अब कुल मिला के आप देख लें, यहाँ पर जो जेनेटिक पैटर्न हमें मिला, जेनेटिक पैटर्न 3 तरीके के दिख रहे हैं, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, टॉल में भी 2 अलग अलग हो गए, और शॉर्ट के अंदर है होमोजाइगस शॉर्ट। तो अब यहाँ पर अगर आप रेशियो बनाते हैं तो आपका रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पर आपके 3 भाग में रेशियो आएगा। एक आएगा होमोजाइगस टॉल रेस टू हेटेरोजाइगस टॉल रेस टू होमोजाइगस शॉर्ट, होमोजाइगस शॉर्ट। और रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा होमोजाइगस टॉल कितना है 1, हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं तो के 2, और होमोजाइगस शॉर्ट कितने हैं 1। तो आपका रेशियो जो है आ चुका, देख लें आप यहाँ। तो जीनोटाइप रेशियो जो है वो क्या आया 1:2:1। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन बना करके फिर F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो निकाल सकते हो और जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनोटाइप रेशियो, है ना। ये जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप रेशियो। क्लियर, तो समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पर 2 लॉ बड़े इजीली समझाए जा सकते हैं। कौन कौन से लॉ इसमें समझा सकते हैं, पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा जो है मोनोहाइब्रिड में क्या समझा सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। तो ये दोनों लॉ हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझा सकते हैं। F1 जनरेशन में सारे प्लांट आपके डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आए थे, जो ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये कहता है कि जब भी आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप जाते हो तो बीच में एक स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के दौरान जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो आपके एलील पेयर एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर, तो यहाँ पर ये आपका दोनों लॉ समझा सकते हैं। आगे मैं स्टेटमेंट्स वगैरह इसके और आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा किस तरीके से है, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि किस तरीके से ये लॉ यहाँ पर काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपली गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एलील, हर कैरेक्टर के जो एलील पेयर होते हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने मतलब ये सेग्रीगेट होना, तो ये सेग्रीगेशन आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करोगे, गैमेटोजेनेसिस स्टेज आएगा और गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बनेंगे, हर कैरेक्टर के एलील पेयर क्या होंगे, आपके सेपरेट होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका कौन सा क्रॉस है, वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने कई तरीके क्रॉस करे जाते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड। तो हम लोग मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड को समझ रहे हैं, हमारे ट्राई पॉली वगैरह नहीं है। उसने अपना एक्सपेरिमेंट बहुत वेरियस तरीके से किया था, वेरियस पैटर्न पे उसने स्टडी की थी। अब हम लोग लेते हैं आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। चलिए, अब डाइहाइब्रिड की बात आ गई तो मैंने आपको बताया डाइहाइब्रिड का मतलब होता है कि जहां पर एक साथ 2 कैरेक्टर की स्टडी हो, है ना, स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। 2 कैरेक्टर एक साथ पढ़ने हैं, है ना। अब 2 कैरेक्टर में चूज करो कौन से 2 कैरेक्टर की स्टडी करोगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि हम जो सीड है, सीड के शेप एंड कलर को यूज करते हैं। इन 2 कैरेक्टर पे स्टडी की, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ठीक है। तो हमें
प्योर पेरेंट प्लांट चाहिए। क्या चाहिए? प्योर पेरेंट प्लांट, है ना। जब भी कोई हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले प्योर पेरेंट प्लांट्स की जरूरत होती है। अब प्योर पेरेंट प्लांट के अंदर सबसे पहले आपके एक डोमिनेंट प्लांट, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट चाहिए, और एक हमको चाहिए रेसेसिव कैरेक्टर वाला प्लांट, जिसके अंदर प्योर क्या हो? रेसेसिव कैरेक्टर हो। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो प्लांट होगा उसका जेनेटिक पैटर्न क्या बनेगा? उसका जेनेटिक पैटर्न बनेगा राउंड और येलो। क्लियर? तो शेप में आपका जो डोमिनेंट है वो क्या है? राउंड है। शेप ऑफ सीड में हमने जो कैरेक्टर की लिस्ट देखी थी उसके अंदर हमने देखा था शेप ऑफ सीड, व्हाट इज द डोमिनेंट फॉर्म इन द शेप ऑफ सीड? राउंड। और कलर में क्या था? येलो। और रेसेसिव पेरेंट जो आ जाएगा वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपके स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल एंड ग्रीन, है ना। नहीं रहे तो आप चाहो तो लिख सकते हो डोमिनेंट फॉर्म में। इसमें क्या है? ये आपके राउंड और येलो है, और ये रिंकल और ग्रीन है। अब आपके ये दोनों पेरेंट प्लांट हो गए, दो कैरेक्टर की स्टडी हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो आएगा आपके गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें बहुत सारे गैमेट बन सकते हैं, गैमेट का पैटर्न बनने बहुत सारे बनेंगे, लेकिन वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। कारण, अब मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, अब 2 लूँ तो आप देखें दोनों एलील, दोनों जो गैमेट हैं उनमें एलील कौन से आएंगे? इसके अंदर इस दोनों में से कोई भी एक आए तो कैपिटल आर ही आएगा, इन दोनों में से भी कोई एक आए तो कैपिटल वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर मान लो ये वाला आर यहाँ गया हुआ है तो इस वाले में दूसरा वाला आर आएगा, लेकिन होगा वही। इसमें मान लो ये वाला फर्स्ट वाई यहाँ चला गया तो सेकंड वाई आ गया, तो कोई भी चला जाए, लेकिन जितने भी गैमेट बनेंगे सब में एलील पेयर जो है इसके अंदर आपका जेनेटिक कंपोजिशन हर गैमेट का एक जैसा है। यहाँ पर भी आपके जब ये बनेंगे तो कैसे होगा? ये आपके देख लें आप, इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई यही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन इसमें बनती नहीं है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हम चलें तो वो होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्स्ट पेरेंट के गैमेट सेकंड पेरेंट के गैमेट के साथ क्या होगा? क्रॉस होगा। तो मान लो ये P1 पेरेंट है और ये P2 पेरेंट है, तो इनके गैमेट आपस में क्रॉस करेंगे। मान लो ये गैमेट इसके साथ क्रॉस कर गया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? तो आपका रिजल्ट बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? दूसरा आपके क्या होगा? या इसके साथ फर्टिलाइज नहीं करे तो ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, तो आपकी सेकंड कंडीशन जो है वो इसके फर्टिलाइजेशन से पता कर लो क्या होगी। तो ये भी सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए मान लो ये वाला गैमेट P1 का इंटरेक्ट नहीं होता, P1 का ये वाला गैमेट इनके साथ इंटरेक्ट होता है, तो ये इसमें 2 कंडीशन, या तो ये इसके साथ क्रॉस हो जाता है तो रिजल्ट क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यदि ये इसके साथ नहीं होता तो आपके होता है ये इसके साथ, तो रिजल्ट क्या आता है? तो रिजल्ट आता है आपके सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इस तरीके से आपके ये जो प्लांट हैं, इन प्लांट को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। पेरेंट प्लांट से क्या आ गई? F1 जनरेशन आ गई। अब ये F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं इनको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के 2 तरीके हैं, पहला है फिनोटाइप और दूसरा है जीनोटाइप। समझते हैं क्या रिजल्ट बना इसका। अब फिनोटाइप में आप देखें तो ये कैसा दिख रहा है? तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये दोनों जब अलग अलग आपके एलील का पेयर बनता है तो डोमिनेंट वाला दिखेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें राउंड कैरेक्टर दिखेगा और इसके अंदर कलर कैसा दिखेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई अपने आप को शो करेगा, तो ये हो गया राउंड एंड येलो। इसको देखें सेम कंडीशन है, तो ये भी क्या हो गया? राउंड एंड
येलो। इसको देखो तो क्या होगा, ये भी सेम है, राउंड एंड येलो सीड। इसमें देखो तो इसमें भी सेम है, राउंड एंड येलो सीड। तो ये सारे पौधे, चारों चार पौधे आपके राउंड और येलो सीड प्रोवाइड करेंगे, मतलब इन सब का कैरेक्टर एक जैसा। तो ऑल आर राउंड एंड येलो सीड, सबके सीड जो है वो राउंड और येलो होंगे। तो ये इसका हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप की एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो जीनोटाइप में क्या बोलूँगा मैं, जीनोटाइप में बोलूँगा कि साहब ये राउंड तो है, लेकिन राउंड में कैसा राउंड है, हेट्रोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो। इस तरीके से जब होमो हेट्रो की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जेनेटिक कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या बताऊँगा, हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो। इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो। हेट्रोजाइगस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी प्योर पैटर्न में नहीं है, ये होमोजाइगस नहीं है, दोनों एलील पेयर अलग है। तो एलील पेयर में एलील्स अलग अलग होने पर दिखता तो एक है, लेकिन वो आपके पेयर जो है वो हेट्रोजाइगस पैटर्न कहलाएगा। और यहाँ पर भी आपके वापस यही लिखेंगे, हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो। तो जीनोटाइप में भी सेम बात ये है कि ऑल विल हैव सेम टाइप ऑफ हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो सीड। तो ये आपका हो गया फिनोटाइप और जीनोटाइप एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया। ये पेरेंट प्लांट थे, गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रॉस हो गया, रिजल्ट आया, दैट इज योर F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन को फिनोटाइप और जीनोटाइप में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमको चाहिए F2 जनरेशन। तो F2 के लिए क्या होता है, F1 के पौधे को F1 के पौधे के साथ ही क्रॉस कराना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा आप नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करोगे। यहाँ पर दो अलग अलग पौधों का क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन अब आगे की सभी F1 से F2 लो, चाहे F2 से आगे जाए, F3 में जाए, F3 से F4 में जाए, सब जगह आगे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो करते हैं आगे। तो अब आपके में जो F1 जनरेशन है, जो पौधा है, क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, ये आपका पौधा, इसका इसी के साथ क्रॉस कराना है, तो आपका F2 जनरेशन प्राप्त होगा। अब ये क्या होगा, मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो रे डायग्राम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी। तो मैं इसको समझाने के लिए यूज़ करूँगा पुनेट स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में क्या होता है, एक बॉक्स टाइप स्क्वायर बॉक्स बना करके हम लोग इसके रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो पहले मैं इसका बॉक्स तैयार कर लेता हूँ, किस तरीके से इसका बॉक्स बनेगा, और फिर हम लोग अंदर देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं। इसका बॉक्स जो बनेगा वो आपके, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ और समझिएगा, 5x5 कितने का, 5x5 का आपको बॉक्स बनाना। आप उसको स्क्वायर पैटर्न में बनाएं। मैं यहाँ पर समझाने के लिए इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम भी 5 होने चाहिए। चार और 5, क्लियर चीज। अब इसमें आपके जो कौन कौन से पैंट है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर भी आप लिख दें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इनका आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो ये हो गया आपके सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये इसी के साथ हो रहा है। अब इसमें आप पहले गैमेट लिख लीजिए। तो गैमेट कौन कौन से हैं इनमें, तो गैमेट में आपके, अब ये 4 अलग अलग एलील है, तो ये दोनों और ये दोनों का पेयर है। इन दोनों में से कोई भी एक एलील दूसरे के साथ क्रॉस कर सकता है, दूसरे के साथ पेयर बना सकता है। तो ये वाला इसके साथ जाएगा। तो मान लो कैपिटल R कैपिटल Y के साथ गैमेट बना रहा है,
या फिर ये वाला इस कैरेक्टर में का ये एलील आ गया और इस कैरेक्टर का ये एलील आ गया, तो पेयर बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। या दूसरे केस में ये हो सकता है कि ये एलील इसके साथ पेयर बनाए स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर ये आर वाला इसके साथ पेयर बनाए स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसा कैसा गैमेट पेयर यहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये मान लो फीमेल पेरेंट है तो फीमेल पेरेंट को मोस्टली इस तरीके से बताया जाता है और मेल पेरेंट को मोस्टली इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कई बुकों में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फीमेल पेरेंट और ये हो गया मेल पेरेंट। अब आप देखें, ये जब आपके क्रॉस करके रिजल्ट बनाएंगे तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, पहले रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। मान लो ये इसके साथ क्रॉस करता है, तो ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो रिजल्ट में आता है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो रिजल्ट क्या बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और या फिर ये इसके साथ क्रॉस करे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। फिर आपका ये अगर इसके साथ क्रॉस करता है तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ क्रॉस करता है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये अगर इसके साथ क्रॉस करता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। या फिर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो रिजल्ट में कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ क्रॉस करे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, फिर ये आपके इसके साथ क्रॉस करे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ क्रॉस करे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। या फिर ये इसके साथ क्रॉस करे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। या फिर ये इसके साथ क्रॉस करे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। या फिर ये इसके साथ क्रॉस करे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। या फिर ये इसके साथ क्रॉस करे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और या फिर ये इसके साथ क्रॉस करे तो ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये हो गए आपके जो ब्लू में दिख रहे हैं, दिस इज द F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन के प्लांट है। क्लियर, समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो ये F2 जनरेशन हमने प्रोड्यूस कर दी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिनोटाइप की, कैसा इसका फिनोटाइप कैसा है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका रेशियो भी हम लोग यहीं पर डिक्लेयर कर देंगे। तो फिनोटाइप रेशियो के लिए इसमें कितने तरीके के हमको प्लांट मिलेंगे जो फिजिकली दिखने में अलग अलग हैं। तो हमको पहला जो पौधा मिल सकता है वो आपको मिलेगा राउंड, और बात कर ले राउंड और येलो। दूसरा हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है राउंड और ग्रीन। तीसरा हमें क्या मिल सकता है, हमको रिंकल और येलो। और चौथा जो मिल सकता है रिंकल और ग्रीन। अब कैलकुलेट करना है कहाँ कितने हैं। अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा सही से। अब राउंड येलो कौन कौन से, दिस इज योर राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7, ये है, ये नहीं है, सॉरी ये यहाँ पर ये भी नहीं है, नहीं 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, ये 8, ये नहीं है, क्यों नहीं है, ये इसमें कैपिटल आर एक भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये है
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब राउंड और येलो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 तो हो गए राउंड और येलो। अब राउंड ग्रीन की बात करते हैं। तो राउंड ग्रीन कौन से होंगे? जिसमें आपके कम से कम एक कैपिटल आर चाहिए और दोनों स्मॉल वाई चाहिए। तो ये वाला है एक, दूसरा ये 2 और तीसरा ये 3। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये 1 2 और 3 है ना। इसमें 2 लाइनें बना लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपके राउंड और ग्रीन। रिंकल येलो की बात करें तो रिंकल येलो में ये रिंकल येलो है, ये रिंकल येलो है और ये रिंकल येलो है। तो ये आपके रिंकल येलो हो गए। तो ये भी कितने हैं? 3। और रिंकल ग्रीन कितना है? ये 1। तो ये हो गया आपका 1। तो व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो? द फिनोटाइप रेशियो इज 9:3:3:1। क्लियर? तो ये आपके F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का आपके फिनोटाइप रेशियो आ गया। अब बात करेंगे जीनोटाइप की। किसकी बात करेंगे? जीनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो कैसे निकलता है? तो जीनोटाइप में अब ये फिजिकल तो है लेकिन इनके जेनेटिक पैटर्न को भी अब देखना पड़ेगा। अब जेनेटिक पैटर्न इनका क्या क्या है वो सही से समझ लेते हैं हम लोग। तो इनका जेनेटिक पैटर्न जो है वो आपके जैसे राउंड और येलो में हमें 4 तरीके के राउंड येलो मिल सकते हैं। कैसे 4 तरीके? देखो, एक तो इस पैटर्न में राउंड येलो हमें मिल जाएगा, दूसरा हमें मिलेगा ये इस पैटर्न में, तीसरा हमको ये हो सकता है कैपिटल 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 वाई स्मॉल वाई, ये हो सकता है। और चौथा जो है वो इस तरीके का हो सकता है। क्लियर? तो आप देख लो ये चारों जो पैटर्न है अलग अलग दिख रहे हैं पैटर्न, जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग, बट ये सारे के सारे राउंड येलो है। तो जेनेटिक कंपोजिशन इनमें आपके होमोजाइगस राउंड होमोजाइगस येलो, हिटोजाइगस राउंड होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस राउंड हिटोजाइगस येलो, हिटोजाइगस राउंड हिटोजाइगस येलो। अब बात करें हम लोग राउंड और ग्रीन। राउंड ग्रीन में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दूसरा हमारे हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये 2 ही कंडीशन बनती है इसमें। फिर आपके तीसरी बात करें रिंकल येलो की, तो रिंकल येलो में भी 2 कंडीशन आती है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दूसरा हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस कंडीशन में भी आपके रिंकल येलो आएगा। तो ये 2 पैटर्न में बट गया। फिर लास्ट ये जो है ये सिंगल टाइप का रहता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके जेनेटिक कंपोजिशन पे मैंने F2 जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। इतने तरीके के जेनेटिक कंपोजिशन मुझे F2 जनरेशन में मिलेंगे। अब रेशियो निकालते हैं इनका। तो रेशियो क्या बनता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, सिर्फ ये 1 है तो आपका 1। फिर आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे कितने हैं? तो ऐसे आपको मिलेंगे 2, 1 और ये आपका 2। क्लियर? तो ये 2 हो गए। चलिए, उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे कितने हैं? तो ऐसे आप देखो, ये भी आपको लगभग 2 ही मिलेंगे। कहाँ है? 1 और ये रहा 2। तो ये हो गए आपके 2। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे कितने हैं? ऐसे 4 है, 1 2 3 और 4। ये डायगोनल जो है ना ये इसी का है। तो ये हो गए 4। अब इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे कितने हैं? ऐसे आपके पास सिर्फ 1 ही होगा, ये रहा। ठीक है? तो ये हो गया 1। फिर आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई ऐसे कितने हैं? तो ये आपके मिल जाएंगे आपको 1 और ये मिल गया आपको 2। क्लियर? तो ये हो गए 2। इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कितने हैं? ये भी आपके है 1। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये 2 हैं, 1 2।
ठीक है, और लास्ट ये जो था ये एक ही था, ये आ जाएगा आपके इसमें। तो आप देख लें ये 9 जो थे, ये 9 1 2 2 और 4 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये 3 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये 3 भी 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये 1 एज इट इज़ 1 पैटर्न में आ गया। तो ये हो गया आपके जीनोटाइप रेशियो। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोले तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1। इस रेशियो को याद करने का क्या तरीका है, 1 2 2 4 1 2 1 2 1, 12 24 12 12 1। इस तरीके से आप इसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पे जीनोटाइप रेशियो निकाल करके पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके एक थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, तो क्या आप देखें कि जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने जो पौधे लिए थे वो राउंड के साथ येलो लिए थे और रिंकल के साथ ग्रीन लिए थे, बट राउंड येलो पैटर्न जो है यहाँ लास्ट में आते आते F2 जनरेशन में आते आते आप देख लो इसमें कहीं कोई फिक्स पैटर्न जैसा हमने स्टार्टिंग में लिया था वैसा वैसा नहीं है। इसका मतलब राउंड वाला कैरेक्टर कई जगह ग्रीन के साथ हमको दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये राउंड ग्रीन के साथ है, जबकि हमने लिया क्या था, राउंड के साथ येलो। तो इसका मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के एलील से एकदम एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। कहीं पर भी आपके एलील है ना, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के एलील के साथ परमानेंट बॉन्डिंग नहीं होता, वे एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी भी एक कैरेक्टर का एलील का दूसरे कैरेक्टर के एलील के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, वे एक इंडिपेंडेंट तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में जब वे जाते हैं तो वो कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के साथ पेयर बना सकता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि साहब मान लो पेरेंट्स के अंदर कि पिताजी की हाइट लंबी है तो बाल एकदम काले हैं, मदर की हाइट छोटी है और बाल एकदम भूरे हैं, है ना, ब्राउनिश टाइप में। तो अब बच्चे में भी अगर हाइट बड़ी हुई तो बताओ बालों का कलर क्या, पिताजी के बालों का कलर हाइट बड़ी होने पर क्या थी, आपके बालों का कलर एकदम ब्लैक था। अब बच्चा बड़ा हो, बच्चे की हाइट अगर बड़ी होती है, लंबी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि बालों का कलर आपके क्या होगा, ब्लैक होगा। इट कैन बी ब्राउनिश, इट कैन बी ब्लैक, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ कभी भी बॉन्डिंग नहीं बता सकते कि हर जनरेशन में वो उसी तरीके से पेयरिंग के फॉर्म में आपके क्या होगा, वो कैरेक्टर आएंगे। क्लियर चीज। तो इस तरीके से आपके ये जो सारे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को मैंने करके आपको फिनोटाइप रेशियो कैसे निकाला जाता है, जीनोटाइप रेशियो कैसे निकाला जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग इन लॉ के स्टेटमेंट्स में आप लोगों को प्रॉपर्ली बताऊंगा। उसके साथ आपके इम्पोर्टेंस ऑफ जो मेंडलिज्म है वो आपको बताऊंगा, और साथ में एक बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पार्ट पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।